हम समझ रहे हैं गर्मी भी है, उमस भरी गर्मी है, आप सब लोग परेशान हैं, इसलिए लंबा भाषण नहीं देंगे। बस थोड़ी देर शांतिपूर्वक धैर्य बनाकर रहिए। अरे आप खुद देखिए, दूसरा को शांत रहने के लिए मत बोलिए, खुद शांत हो जाइए, बस पूरा सदन शांत हो जाएगा। अरे यहाँ बोलो नहीं यार। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे अरवल जिला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र राम जी, संचालन कर रहे साथी औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अशोक मेहता जी, मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रामेश्वर महतो जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष साथी आलोक कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव राम कुमार मेहता जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, राजीव जायसवाल जी, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी, प्रदेश इकाई के महासचिव सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आर के सिन्हा जी, सुकुल राम जी, जंग बहादुर सिंह जी, अंगद कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव प्रशांत पंकज जी, पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष साथी हिमांशु पटेल जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, राम पुकार सिन्हा जी। क्या दिक्कत है आपको? चंदन बागची जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, गया जिला के अध्यक्ष बंटी कुशवाहा जी, इस जिला के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र पासवान जी, जिलाध्यक्ष जहानाबाद पिंटू कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष शेखपुरा पप्पू राज मंडल जी, जिलाध्यक्ष नालंदा सोनू कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष रोहतास कपिल कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष लखीसराय विनोद कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष जमुई अरुण मंडल जी, जिलाध्यक्ष नवादा राजेंद्र प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष बाढ़ पंकज सिंह जी, अरवल के साथी और पार्टी के प्रदेश के महासचिव पप्पू वर्मा जी, राष्ट्रीय युवा इकाई के महासचिव विकास कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा जी, चौधरी बसंत पटेल जी, रफ़ी अहमद खान साहब, विराट कुशवाहा जी, विनय कुशवाहा जी, भरत प्रसाद सिंह जी, उमाशंकर कुशवाहा जी, स्मृति कुमुद जी, अंजलि कुशवाहा जी, प्रमोद आनंद जी, खुर्शीद अहमद जी, संजीव राम जी, गोविंद कुशवाहा जी, योगेंद्र चौहान जी, लोकेश सिंह जी, दीपक वर्मा जी, रणधीर सिंह जी, भवेश कुशवाहा जी, रियाजुद्दीन बखो जी, अनंत गुप्ता जी, सफदर इमाम साहब, अनिल चंद्रवंशी जी, थोड़ा समय लगेगा, माफ कीजिएगा, पार्टी का प्रोटोकॉल है, करना पड़ता है। युवा साथी इंजीनियर आकाश दयाल जी, सविता कुमारी जी, डीके डाडेल जी, डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी, प्रोफेसर गोपाल सरन जी, बब्बन सिंह जी, शक्ति चंद्रवंशी जी, संजीव अग्रवाल जी,
पीयूष गुप्ता जी, रणधीर केसरी जी, विक्रमादित्य कुशवाहा जी, डॉक्टर उदय वर्मा जी, संजीव कुमार जी, कौशल यादव जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, टिंकू कुशवाहा जी, अनिल मेहता जी, रवि किरण मेहता जी, सिंटू मेहता जी, नासिर खान साहब, सुपेंद्र मुखिया जी, नीतीश कुमार जी, राकेश कुशवाहा जी, कई महिला नेत्री जो अगल बगल के जिलों से आई हैं और इस कार्यक्रम की सफलता में उनका भी सौजन्य है। बेबी जी, प्रतिभा कुशवाहा जी, अंजलि कुशवाहा जी, अस्मिता जी, सविता कुमारी जी, रीता देवी जी, पूजा देवी जी, माधुरी पटेल जी, से सम्मानित नेतागण, अब जिनका भी नाम छूट गया हो तो माफ कीजिएगा। और आप सब इस भारी भीड़ के साथ उपस्थित सम्मानित अभिभावकगण, माताएं बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आपकी यह उपस्थिति देखकर वाकई हम सब लोगों का मन गदगद है। इसके पहले 2 जगह इस तरह का कार्यक्रम हुआ, शाहबाद के विक्रमगंज में और मुजफ्फरपुर में। वहां भी बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। हम लोगों को लग रहा था कि अब मगध के इलाका में अगर वहां की रैली से थोड़ी 19 रैली हो जाए तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ के साथियों से कहा था कि वहां से 19 नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तो हम देखकर यह कह सकते हैं कि हमने कहा कि 19 नहीं कीजिए तो इन लोगों ने 19 नहीं 20-22 कर दिया, 24 कर दिया। तो इस बात के लिए हृदय से आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद है। वाकई आप ही लोगों से ताकत मिलती है, आपका जो स्नेह प्यार मिलता रहता है, यही हमारी ताकत है। और इसी ताकत की बदौलत कहीं भी हम जूझ जाते हैं। कई लोग कहते रहते हैं कि आप इस तरह से कैसे हिम्मत जुटा लेते हैं। भैया, उपेंद्र कुशवाहा हिम्मत आपके स्नेह और प्यार की बदौलत जुटा लेता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि नया नया मुद्दा अब बिहार और देश की राजनीति में लेकर आते हैं। कहां से ले आते हैं? तो मैंने उनसे कहा, जिन लोगों ने यह सवाल किया कि बिहार के लोगों का स्नेह प्यार और उपेंद्र कुशवाहा का मुद्दों के प्रति, जनता के प्रति जो कमिटमेंट है, यही दोनों जब एक साथ होता है तो नया मुद्दा स्वतः निकल जाता है। और यह बात बिल्कुल सही है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी पार्टी ने समय समय पर नए मुद्दों को लाने का काम किया है, हम देश भर की बात न भी करें तो बिहार में अकेला राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिस पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। हमने उस वक्त भी कॉलेजियम सिस्टम की बात की थी जब हम भारत सरकार में मंत्री थे। मंत्री रहते हुए सदन के अंदर जब कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए हम खड़ा हुए तो हमारे अगल बगल के कई माननीय सांसदों ने टोका उस वक्त और कहा कि आप मंत्री हैं और इस तरह की बात यहां सदन में कर रहे हैं। हमने वहां भी ऑन रिकॉर्ड, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में लोकसभा में यह बात दर्ज है, हमने वहां भी कहा कि भैया हम मंत्री बाद में हैं, जिस जनता ने हमको चुनकर भेजा उसके प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वह पहले है, इसलिए उसकी बात को हम करेंगे और आपकी भावना के अनुरूप हमेशा हम करते रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम की बात जब उस समय करते थे, आज जैसे परिसीमन की बात हम करने आए हैं,
इसी तरह की स्थिति उस समय थी। परिसीमन के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम की बात जब हमने शुरुआती दौर में उठाना शुरू किया था, उस वक्त भी बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम। और आज तो हमको खुशी है कि हम सब लोगों के अभियान का परिणाम है, जब हम ही लोग या हमारी पार्टी सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में नहीं बोल रही है, अब तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो दुर्गुण है, जो त्रुटि है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी भी बोल रही हैं। हम लोगों के अभियान का यह प्रतिफल है। और वाकई कॉलेजियम सिस्टम मैं आज भी कह सकता हूं कि हमारे संविधान के विपरीत व्यवस्था है। एक तरह से कहा जाए हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में काला धब्बा की तरह है, कलंक की तरह है। जब तक उस कलंक को हम धोने में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, तब तक देश की जनता को, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको मुकम्मल न्याय नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का जो हमारा अभियान है वह आज भी जारी है। और कॉलेजियम सिस्टम होने के चलते आज भी चाहे किसी जात का कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का नौजवान पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो, अगर उसके परिवार की कहीं पहुंच नहीं, उसके परिवार के पास पैसा नहीं, और उसके परिवार में कोई उसका मामा, चाचा, दादा, कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज पहले नहीं बना हो, तो वह लाख कोशिश करे, वह कभी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकता है। समाज के वैसे तमाम जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसी जाति धर्म के, उनके बच्चों के लिए जो पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का दरवाजा बंद है। इसलिए हमने बार बार कहा है, और इस मंच से हम फिर कहना चाहते हैं कि इसके लिए वहां सब लोगों के लिए दरवाजा खुले। हम बिल्कुल यह नहीं करें कि कोई कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, जात देखकर उसको जज बना दीजिए, हम बिल्कुल यह नहीं करें। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस तरह से कलेक्टर और एसपी की बहाली में खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो भी योग्य विद्यार्थी है बैठता है, कंपीट करता है, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एसपी कलेक्टर बन जाता है। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने में कर दीजिए। खुली प्रतियोगिता हो जाए, सब कोई बैठेगा, जो पास करेगा, कंपीट करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएगा। हम तो यही कह रहे हैं। और जब इस तरह की बात हम करते हैं तो लोग कहते हैं, कई लोग, कि आप ही सिर्फ इन चीजों को ज्यादा उठाते हैं। भैया यह बात सच है, उपेंद्र कुशवाहा इसलिए उठा पाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेल जाने से डर नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा कोई बेल पर बाहर में नहीं घूम रहा है। जो लोग बेल पर बाहर में घूम रहे हैं, वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है, नहीं जुटा सकता है। तो इसलिए ऐसी बात हम करते रहें, और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम परिसीमन का विषय हमने उठाया है, इस पर बोलेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त है, जिन मुद्दों को उठाने का काम हम लोग आज भी कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है। कोई दूसरा राजनीतिक दल या किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई नेता इन मुद्दों को उठाने का काम आज भी नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है। इसलिए आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अहमियत को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति बिहार की राजनीति में नहीं हुई होती, पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आपके स्नेह प्यार की बदौलत हमारी उपस्थिति हुआ करती थी। अगर वह उपस्थिति नहीं होती तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कौन बोलता, परिसीमन पर कौन बोलता। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की ओर से
अपने एजेंडा में इस विषय को हमने शामिल करने का काम किया है। यदा कदा दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर बोल भी देते हैं तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोलते हैं, कल होकर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के लोग कह देंगे यह तो उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हमारी पार्टी में यह व्यक्तिगत राय नहीं है, हमारी पार्टी का बाकायदा जो एजेंडा है उस एजेंडा में शामिल है यह विषय। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसके एजेंडा में यह सारा विषय शामिल है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि ताकत दीजिए हमारी पार्टी को ताकत दीजिएगा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव में जितनी ताकत दीजिएगा उतनी मजबूती से बिहार की राजनीति में हम हस्तक्षेप करेंगे और इन सवालों को लेकर वहां जूझने का काम हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत देने का काम कीजिए। भाइयों और मित्रों, हमने अपनी पार्टी के एजेंडा में कॉलेजियम के साथ और भी कई विषय को जोड़ने का काम किया है। अभी वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ था, उस शिविर में हमने कई मुद्दों को लेने का काम किया। उसमें कॉलेजियम भी है, उसमें परिसीमन भी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम गया की इस पवित्र भूमि पर खड़ा होकर जब बोल रहे हैं तो गया की पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ भी एक सवाल है, उसमें हम उस सवाल की पहले चर्चा करेंगे और फिर परिसीमन के बारे में हम बोलने का काम करेंगे। और वह सवाल है बोध गया का टेम्पल एक्ट। बोध गया का टेम्पल एक्ट, बोध गया में जो टेम्पल है, मंदिर है, उस मंदिर के बारे में राज्य की सरकार का कानून है, 1949 का कानून है। उस कानून के अनुसार बोध गया टेम्पल में जो प्रबंधन समिति है, उस वक्त जब कानून बना कांग्रेसी राज में, उस कानून में यह बात लिखी गई कि उस टेम्पल में 4 लोग हिंदू धर्म के होंगे मेंबर, 4 लोग बौद्ध धर्म के मेंबर होंगे और गया जिला का कलेक्टर अगर हिंदू है तो वह उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। मतलब 9 व्यक्ति की कमेटी, जिसमें सामान्य तौर पे कलेक्टर तो हिंदू ही हुआ करते हैं, कभी कभी कोई दूसरा धर्म का आ जाता है, तो कलेक्टर भी हिंदू और बाकी 4 लोग हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सिर्फ 4। तो अल्पमत में बौद्ध धर्म के लोग उस कमेटी में, बाद में चलकर 2013 में उस एक्ट में संशोधन हुआ और उस संशोधन के हिसाब से यह कहा गया कि गया का कलेक्टर हिंदू नहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो भी वह अध्यक्ष बन जाएगा। तो इस संशोधन के बाद भी कलेक्टर सामान्य तौर पे हिंदू ही होते हैं, यह सब लोगों को मालूम है। तो आज भी उस कमेटी में जो हिंदू भाई हैं उनका बहुमत है, जो सनातनी भाई हैं उनका बहुमत है। मैं भी हिंदू हूं, हम कोई बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले हैं, हमने बौद्ध धर्म से व्यक्तिगत रूप से दीक्षा नहीं ली है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू होने के बावजूद हमने अपने धर्म शास्त्रों में देखा है, पढ़ा है, वसुधैव कुटुंबम की बात हमारे यहाँ होती है। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं, यही हिंदू धर्म है। और जब पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं तो क्या इतनी उदारता हम नहीं कर सकते कि पूरे देश में करोड़ों टेम्पल है हिंदुओं का, वहां पूरा का पूरा हिंदू भाई चलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां करोड़ों आपके जिम्मे है, एक जो बौद्ध लोगों का टेम्पल है उसको बौद्ध धर्म के लोगों को मुकम्मल सौंपने का काम हम नहीं कर सकते, हमको करना चाहिए। हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, जो सनातनी भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं, कोई टकराव की बात हम नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि उदारता, इतनी उदारता का परिचय तो हम लोगों को देना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितनी उदारता का परिचय दिया है, इतनी उदारता का परिचय देना चाहिए। और हम सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए राज्य की सरकार से कि राज्य की सरकार बोध गया टेम्पल एक्ट में संशोधन करे और पूरे के पूरे तौर पे प्रबंधन कमेटी को बौद्ध लोगों के हाथ में सौंप देने का काम करे। हम सब लोगों को कहना चाहिए। अभी पिछले कई महीनों से, काफी दिनों से वहां आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट लोग हैं
उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि बिहार की धरती पर, बोधगया की धरती पर यह टेम्पल है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। तो इतनी उदारता हम सब लोगों को बरतने का काम करना चाहिए। राज्य की सरकार को इस मंच से, आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। तो जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, ठीक है ना, मैसेज यह दिया जाए ना, सब लोग सहमत है ना? तो चलिए, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब जो परिसीमन का विषय है, परिसीमन का विषय बिल्कुल नया विषय है, बिल्कुल नया विषय है। और इसलिए नया विषय है कि जो संविधान हमारा बना आजादी के समय, उस संविधान में यह बात लिखी गई कि हर 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना के बाद जो आबादी का आंकड़ा आएगा, उस आंकड़ा के आधार पे लोकसभा क्षेत्र की संख्या देश में और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण होगा। और इस संविधान की इस व्यवस्था के हिसाब से संविधान की इस व्यवस्था के हिसाब से 1951 में आजादी के बाद पहली बार जनगणना हुई। उस जनगणना के आधार पे परिसीमन का काम हुआ, निर्धारण का काम हुआ। तो पहली बार जो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, जरा गौर से सुनिएगा, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या उस समय 494 उस वक्त संख्या तय की गई। 1951 की जनगणना के बाद जो पहला चुनाव हुआ, बाद में 61 में दूसरी जनगणना हुई 10 साल के बाद, उस समय 522 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या तय हुई। और फिर 1971 में 543 की संख्या तय हुई। तो 3 बार परिसीमन हुआ संविधान की व्यवस्था के हिसाब से, और तीनों बार संख्या बढ़ी। लेकिन 1971 के बाद जो 81 में जनगणना होकर फिर से परिसीमन का काम होता, उसके पहले ही इमरजेंसी का वह दौर आया। 50 साल अभी इमरजेंसी का कुछ दिन पहले पूरा हुआ, अभी 4 दिन पहले। और देश भर में काला दिवस के रूप में उस दिवस को मनाने का काम हम सब लोगों ने किया है। वही इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी में कांग्रेस के लोगों ने देश पर इस तरह की व्यवस्था थोप दी कि जो भी प्रजातांत्रिक नॉर्म्स से वो सारे के सारे सीज कर दिए गए। मौलिक अधिकार जो जनता को प्राप्त है संविधान के हिसाब से, सबको समाप्त कर दिया गया। तानाशाही व्यवस्था चल पड़ी। और उसी समय 1976 में जो परिसीमन का एक्ट, जिस एक्ट के कारण हर 10 साल पर जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ रही थी, 1976 में उस एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके उसी समय से रोक लगा दी गई कि अब परिसीमन नहीं होगा। पहली बार कहा गया 1976 में कि 25 वर्षों के लिए परिसीमन नहीं होगा। फिर जब 25 साल पूरा हुआ तो फिर कहा गया कि अगले 25 साल के लिए परिसीमन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाजुलाकर 50 वर्षों से परिसीमन का काम बंद है। अब 50वां वर्ष अब पूरा होने वाला है अगले साल 2026 में। 2026 में फिर से इस बात की कोशिश हो गई है। भाई और मित्रों, अभी जो व्यवस्था है 2026 तक रोक है। कई लोग हमसे कहते हैं कि 2026 में तो स्वतः फिर से शुरू हो जाएगा, बीच में आपको अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, यह बात ठीक है, यह अभी तक जो रोक है वह 2026 तक है। 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद निश्चित रूप से संविधान कहता है कि परिसीमन होगा। लेकिन जिन ताकतों ने पहली बार 1976 में भारत की सरकार को बाध्य किया कि परिसीमन को रोकिए, उस तरह की ताकत फिर से सक्रिय हो गई है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, अभी जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा था, हर दिन उन राज्यों के मेंबर पार्लियामेंट चाहे किसी पार्टी के हों, परिसीमन आगे नहीं हो, भारत की सरकार इस तरह का निर्णय फिर से ले ले ताकि परिसीमन का काम आगे भी बंद रहे। हर दिन उन लोगों ने मुद्दा बनाने का काम किया। कई राज्य हैं दक्षिण के, उन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना लिया है।
तो विरोध करने वाले लोग देश में जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं। और इन्हीं लोगों के कारण उस समय परिसीमन का काम बंद हुआ था। तो वैसे लोग जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं, सजग हो गए हैं। और हम लोगों के तरफ जो चाहने वाले लोग हैं, जिनका लाभ है परिसीमन से, वैसे लोगों के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही है। अगर आज भी हम लोग चुप रह गए तो इसका नतीजा होगा कि दक्षिण के राज्य अपनी बात को कह करके, अपनी आवाज को बुलंद कर करके, संभव है कि फिर से भारत सरकार पर अनावश्यक दबाव बना करके परिसीमन के काम को जो रुका हुआ है आगे भी रोकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में परिसीमन के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को काउंटर करना पड़ेगा। और काउंटर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालने का काम किया है, मोर्चा संभालने का काम किया है। भाई और मित्रों, परिसीमन अगर हो, अभी जो 2011 की जनगणना हुई है, उस जनगणना के आधार पे, हालांकि अब तो अगले 2027 में जनगणना होगी और उस जनगणना के बाद परिसीमन होना है, तो उस समय तो और स्थिति दूसरी होगी। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर ही अगर परिसीमन हुआ रहता तो आज बिहार में जो लोकसभा क्षेत्र की संख्या सिर्फ 40 है, उसकी जगह 60 की संख्या हो सकती थी, 60 की संख्या हो सकती थी। लेकिन नहीं हो पा रहा है। न सिर्फ बिहार, बल्कि बिहार के अगल बगल के जो दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों का भी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। हमारे 60 लोग अगर लोकसभा में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करें तो 40 लोगों के मुकाबले अपनी बात को, बिहार के हक हकूक को ज्यादा मजबूती से उठाने का काम लोग वहां कर सकते हैं। लेकिन 60 होना चाहिए कम से कम, और उसकी जगह 40 लोग ही अभी जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी हकमारी हो रही। अपने हक के लिए जितनी मजबूती से हम आवाज उठा सकते थे, हम आवाज नहीं उठा पा रहे, नहीं उठा पा रहे। इसलिए परिसीमन जरूरी है, हम चाहते हैं। और परिसीमन जरूरी है तो यह संविधान में जो हक मिला है, उस हक की हम मांग करते हैं, उस हक की हम मांग करते हैं। इसलिए हम आए हैं आपसे बताने के लिए, अगर क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, 40 की जगह मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए अभी ही 60 अगर संख्या होती है, तो सिर्फ सामान्य सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है, उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अब महिलाओं के लिए व्यवस्था हो गई है, जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का, उस वक्त तक महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था अब की जा रही है। संविधान में संशोधन हो गया है। उस हिसाब से अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो महिलाओं का भी नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जाति का नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जनजाति का नुकसान हो रहा है, और सामान्य वर्ग का भी नुकसान हो रहा है। हर तरह से नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि परिसीमन का काम हो। दक्षिण के लोग जो रुकावट डालना चाहते हैं, उनकी ओर से तर्क दिया जाता है। यह भी हम 2 मिनट में बताना चाहते हैं, आपको जानना चाहिए। उनकी ओर से तर्क दिया जाता है कि क्योंकि आबादी के आधार पर परिसीमन होना है, और आबादी, दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने अपनी आबादी नहीं बढ़ाई, हमने भारत सरकार की जो घोषित नीति है जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में, जो फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम है, उसको हमने अपनाने का काम किया, इसलिए हमारी आबादी नहीं बढ़ी। और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इन लोगों ने अपनी आबादी बढ़ाई, भारत सरकार की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसको मानने का काम नहीं किया। उन लोगों का यह तर्क है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका यह तर्क सरासर गलत है, दिग्भ्रमित करने वाला तर्क है यह। इस देश में 1881 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक लगभग 150 साल, उन 150 सालों में हमारी आबादी नहीं बढ़ी, बल्कि पहले से कम हो गई। लेकिन दक्षिण के राज्यों की आबादी उस वक्त काफी बढ़ी। इसलिए कम हुई हमारी आबादी कि अंग्रेजों के शोषण के सबसे ज्यादा शिकार हम लोग हुए। अंग्रेजों से लड़ने का काम सबसे ज्यादा हिंदी बेल्ट के राज्यों ने किया, और महामारी के शिकार हम हुए, हम अकाल के शिकार हम हुए। हर तरह से
हम शिकार हुए, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी आबादी उस समय बहुत बढ़ी, लगभग 3 गुनी आबादी उनकी हो गई 1881 और देश की आजादी के समय का हम आंकड़ा ले तब, तो उनकी आबादी बढ़ी और उस आबादी का आंकड़ा के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो 1881 में देश में जितनी आबादी है उसमें 22% शेयर होता था दक्षिण के राज्यों का, लेकिन आजादी के समय यह बढ़कर के 26% उनकी आबादी हो गई, देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी। और 1971 में भी 25% उनकी आबादी, मतलब पहले से उनकी आबादी बढ़ी और हमारी आबादी नहीं बढ़ी। तो हमारी आबादी जब नहीं बढ़ी और उनकी आबादी बढ़ी तो उस समय परिसीमन उनके लिए ठीक था। 1951 में परिसीमन हुआ, उस समय ऐतराज नहीं। उसके बाद 61 में परिसीमन हुआ तो उनकी ओर से ऐतराज नहीं, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा थी, उसका लाभ उनको मिल रहा था। 71 में भी ऐतराज नहीं क्योंकि उनकी आबादी उस समय बढ़ी हुई थी, उसका लाभ मिल रहा था। जब उनकी आबादी कम होने लगी, हमारी आबादी उस समय कम थी। हाँ ठीक है कि आज हमारी आबादी बढ़ी है, तो आज जब हमारी आबादी बढ़ी है तब उनका ऐतराज हो रहा है। जब उनकी आबादी बढ़ी थी और उसका लाभ उनको मिला था तब उनको ऐतराज नहीं था, तब उनको ऐतराज नहीं था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उनकी ओर से जो प्रचारित किया जा रहा है आबादी बढ़ाने का काम, कोई भी परिवार यह सोचकर नहीं करता है कि हमारे परिवार में किसी बच्चा का जन्म होगा तो इससे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, यह मान करके किसी परिवार के सदस्यों, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य की संख्या नहीं बढ़ाता है। यह तो आदमी की समझ होती है। सरकार का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से भी आबादी पर असर नहीं पड़ता है। आबादी बढ़ाने का काम या नियंत्रित करने का काम तो लोगों के अंदर यह समझ आएगी कि हमको आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए, हमको 2 बच्चा चाहिए, 3 बच्चा चाहिए। सरकार के कार्यक्रम से यह नहीं हो सकता है। लोगों के अंदर यह समझ होगी तब जाकर लोग समझेंगे कि आबादी पर नियंत्रण हमको करना चाहिए। और कब लोग समझेंगे? जब पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ भी ठीक ठाक ढंग से लोगों की होगी। हुआ है, दक्षिण के राज्यों की पढ़ाई लिखाई उस समय से ज्यादा बेहतर हुई, इसलिए उनके अंदर यह समझ आई। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का अवसर बाद में आया, इसके लिए हम लोग दोषी नहीं है, बाद में आया। और जब पढ़ाई लिखाई का दौर अब चला है तो हमारे यहाँ का आंकड़ा है, बिहार का आंकड़ा है, जो कोई महिला, कोई लड़की जो मैट्रिक पास बनने के बाद मां बनती है तो उसका प्रजनन दर कम होता है। इंटर पास करने के बाद मां बनती है, प्रजनन दर कम होता है। तो पढ़ाई लिखाई का व्यापक प्रचार प्रसार होगा तो स्वतः हमारे यहाँ आबादी नियंत्रित होगी। सरकार के कार्यक्रम से आबादी का नियंत्रण नहीं होता है। तो अब अवसर आया है, धीरे धीरे आबादी जब नियंत्रित होगी तब होगी। लेकिन आज की तारीख में संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसका जन्म कहीं भी हो देश भर में, उसको बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारे संविधान ने व्यवस्था दी है, देश में जितने भी लोग हैं हर आदमी को 1 वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति 1 वोट और उसका एक ही मूल्य है, एक ही मूल्य, सबका वैल्यू बराबर है, चाहे कर्नाटक का कोई व्यक्ति हो, बिहार का हो, पश्चिम बंगाल का हो। लेकिन यह जो हमारा जो संविधान है उस संविधान के प्रस्तावना में यह बात कही गई, उस प्रस्तावना की शुरुआत ही वहीं से होती है। हम भारत के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है अपने देश के संविधान में, हम भारत के लोग, मतलब भारत का एक एक व्यक्ति बराबर महत्व रखता है, बराबर महत्व रखता है। लेकिन अभी जो परिसीमन की व्यवस्था है, अभी जो स्थिति चल रही है, परिसीमन नहीं होने के कारण यह मूल्य बराबर नहीं है, मूल्य बराबर नहीं है। इसलिए कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनके यहाँ सिर्फ 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनकर भेजते हैं, और हमारा जो इलाका है बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, यहाँ लगभग औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनते हैं। तो कहीं का 21 लाख और कहीं का 31 लाख आज बराबर है, यह नहीं हो सकता है। सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर हो, यह हक हमको संविधान देता है। लेकिन इस हक से हमको वंचित किया जा रहा है। बिहार के साथ जो है अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त करने का काम
हम लोग नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में हम लोग अन्याय को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने आए कि ताकत देने का काम कीजिए। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हमारा मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा तो देश का मुद्दा है। विधानसभा चुनाव तो संयोग है कि आ गया है, लेकिन जितनी ताकत आप राजनीतिक रूप से दीजिएगा, हम उतनी मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए जरूरी है कि इन बातों को ले जाकर गांव-गांव में लोगों तक प्रसारित करने का काम आपके माध्यम से भी हो। आप सब लोगों से ही आग्रह है कि परसिमन जैसा विषय इसको ठीक से समझिए और लोगों को जाकर बताने का काम कीजिए, ताकि 50 वर्षों से हमारे साथ जो हकमारी हो रही है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को हम रोकने में कामयाबी हासिल करें। और इस अन्याय की शुरुआत हुई इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में। आपातकाल की समाप्ति के बाद जो भी उस समय तानाशाही कांग्रेस की लाने के लिए व्यवस्था की गई थी, सबको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी परिसीमन वाला जो निर्णय उस समय का है, वह आज भी बरकरार है। तो एक तरह से इमरजेंसी का यह कलंक आज भी हम लोग ढो रहे हैं। इमरजेंसी के इस कलंक को अब ढोने का काम नहीं, बल्कि धोने का काम करना है। तो आज की तारीख में इस सम्मेलन से यही प्रण लेकर जाना है, यही संदेश लेकर जाना है। तो जाइए और सब लोग मिलकर के इस बात को प्रसारित करने का काम कीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में बिहार को अपना हक हम सब लोग मिलकर दिलाने में कामयाबी हासिल कर सके। तो यही आग्रह करने के लिए आपके बीच आए थे। इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए। शाहाबाद के बाद मगध का यह इलाका, ऐसे ही पिछली बार चाहे विधानसभा का चुनाव हो या इस बार का लोकसभा का चुनाव हो, इस इलाका में ज्यादा एनडीए के लिए विपरीत परिणाम आ गया था। तो इस बार थोड़ा सजग रहना है, सचेत रहना है कि इस बार ऐसे हम जानते हैं, आपको भी मालूम है कि चाहे शाहाबाद का इलाका हो, चाहे मगध का इलाका हो, जहां एनडीए के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया था, वहां भी एनडीए का टोटल वोट अगर एक साथ रहे तो महागठबंधन की कोई औकात नहीं है कि एनडीए के उम्मीदवार को शिकस्त देने का काम, कोई औकात नहीं है महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन को फायदा इसलिए मिल जाता है, इसलिए फायदा मिल गया कि हम एनडीए के लोग ही आपस में इधर उधर हो गए। अब विधानसभा चुनाव में ध्यान रखना है, और यह जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। महागठबंधन वाले लोग फिर से कोशिश में हैं कि हमारी सरकार आ जाए। कई लोग कहते हैं कि आरजेडी के लोग लगता है अब सुधर गए हैं। भैया सचेत रहिएगा, आरजेडी के लोग कभी न सुधरने वाले